दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक हमने विभिन्न कड़ियों में कविता, कहानी, लेखकों से बातचीत और व्याख्यान आप तक लेकर आए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के जानकार जवरीमल पारख सर, और मैं तो एक विद्यार्थी के रूप में आज जो कुछ समझ पाऊंगा वो आप किताबी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि हम साहित्य और सिनेमा कला के माध्यम से किसानों के साथ हमारी जो पक्षधरता है, उसको बनाए रखते हुए अपनी बात रखें। हम सब जानते हैं कि सिनेमा हमारे समय को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करता चला आ रहा है और किसान भी सिनेमा में उनकी उपस्थिति बनी रही है। इस कड़ी में हमारे साथ जोरीमल पारख सर हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन किताबी दुनिया के दर्शकों के लिए वो थोड़ा-सा नए हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदी समाज है, उसकी अपनी सीमाएँ हैं कि हम अपने आस-पास के लोगों को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी शख्सियत हमारे साथ होता है, तो ये हमारे लिए बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका होता है। पारस सर के बारे में कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं सर का पुराना विद्यार्थी हूँ, लेकिन ऐसा विद्यार्थी जिसने बस सभा और संगोष्ठियों में सुना है। मिलने की हिम्मत कभी नहीं हुई, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से ज़रूर कुछ बातें करने का प्रयास करूँगा। सर की कुछ प्रमुख किताबें हैं, जनसंचार के सामाजिक संदर्भ, नई कविता का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, सिनेमा का समाजशास्त्र, साझी संस्कृति, सांप्रदायिक आतंकवाद और हिंदी सिनेमा, और भी बहुत सारी किताबें उनकी हैं। मैं उनका सबका ज़िक्र नहीं करूँगा। आज हम सर से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी सिनेमा में किसान को किस तरीके से रेखांकित किया गया है और अलग-अलग दौर में किसान की जो उपस्थिति हुई है, उसके पीछे क्या-क्या चीज़ें रही हैं। सबसे पहले सर, मैं किताबी दुनिया की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हिंदी सिनेमा के इतिहास से ही जुड़ा हुआ एक पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदी सिनेमा में किसान जीवन का यथार्थ किस तरह से दिखाया गया है? विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों की दुनिया के इस मंच से सिनेमा के बारे में अपनी बात कहने का जो अवसर आपने मुझे दिया है। किसानों को फिल्मों में प्रस्तुत करने का इतिहास जो है लगभग कह सकते हैं कि उतना ही पुराना है जितना सिनेमा है। जब मूक फिल्में बननी शुरू हुई थी, तो आप जानते हैं कि शुरू में जब 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी, या उसके बाद में और बहुत सारी फिल्में बनी, तो उस समय ज्यादातर फिल्में पौराणिक विषयों पर बनती थी। लेकिन उसके बाद, क्योंकि पौराणिक विषयों पर बनने की वजह यह थी कि उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और ऐसे किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाना संभव नहीं था, क्योंकि सरकार जो है उस पर प्रतिबंध लगा देती थी। 1920 से सेंसर बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी, फिल्मों को सेंसर किया जाता था और इसलिए सीधे तौर पर ऐसी कोई फिल्म बनाना जिसमें कि सरकार की आलोचना हो, आमतौर पर उसे स्वीकृति नहीं मिलती थी। तो इसलिए यह तरीका अपनाया गया कि पौराणिक फिल्मों पर, पौराणिक विषयों पर फिल्में बनी और वो काफ़ी बनी। दूसरी वजह संभवतः ये भी थी पौराणिक विषयों पर फ़िल्म बनाने का, कि फ़िल्मकार ये चाहते थे कि एक बार लोग धर्म के कारण ही सही, पौराणिक कथाओं के कारण ही सही, जो परिचित पौराणिक कथाएँ हैं, उनके कारण ही सही वो सिनेमाघरों तक पहुँचे। और जब वे सिनेमाघरों पर तक पहुँचेंगे, धीरे-धीरे उनकी जब सिनेमा देखने का एक्सपोज़र उन्हें मिलेगा और वो फ़िल्में देखने लगेंगे, तो उसके बाद में वे दूसरी तरह की फ़िल्में भी देख सकेंगे। तो इस तरह से फ़िल्मों की शुरुआत हुई। पहली फ़िल्म जो है किसानों के जीवन पर जो उल्लेखनीय फ़िल्म बनी, वो 1925 में बनी। 1925 में बाबूराव पेंटर ने तावकारी पाश नाम से फ़िल्म बनाई। तावकारी पाश का मतलब होता है साहूकार।
का बंधन। साहूकार यानी महाजन। आप जिस इलाके में अभी हैं, गोवा, महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में, तो ये वहां का शब्द, वहां की भाषा का शब्द है। क्योंकि बाबूराव पेंटर जो है वो मराठी थे और उन्होंने मूक फिल्म बनाई थी, इसलिए उसे किसी भाषा की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। लेकिन वह मूक फिल्म थी, इसलिए उसे हम अ, सभी फिल्मों से, सभी भाषाओं की फिल्मों से जोड़। तो साबकारी पाश फिल्म जो थी वो किसानों की ऋण समस्या पर थी और उसके नायक थे वी शांताराम। वी शांताराम बाबूराव पेंटर के, एक तरह से कहना चाहिए कि फिल्मों के लिए शिष्य थे। उन्होंने बाबूराव पेंटर से बहुत कुछ सीखा। वो थे, उनके अलावा दामले थे, फतेहलाल थे और भी बहुत सारे लोग थे जिनके गुरु थे, एक तरह से मेंटर थे बाबूराव पेंटर। तो बाबूराव पेंटर की फिल्म थी और किसानों की ऋण समस्या पर थी। खास बात यह है कि प्रेमचंद ने गोदान जो किसानों की ऋण समस्या पर लिखा था, वो उसके 11 साल बाद लिखा। तो इस लिहाज से ये फिल्म जो है वो किसानों की ऋण समस्या पर गोदान से भी 11 साल पहले बन चुकी। तो ये पहली फिल्म थी जो किसानों पर बहुत ही उल्लेखनीय फिल्म थी। दुर्भाग्य यही है कि वो फिल्म अब उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में जानकारियां मिलती है, कुछ चित्र भी मिलते हैं, लेकिन वो फिल्म अब उपलब्ध नहीं। उसके बाद में जब 1931 में सवात फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, आवाज वाली फिल्में जो बननी शुरू होती है, तो पहली उल्लेखनीय फिल्म जो बनती है किसानों पर वो 1940 में बनती है। और 1940 में इसे बनाने वाले थे महबूब। महबूब जिन्होंने 1957 में मदर इंडिया बनाई थी। उसी मदर इंडिया की कहानी को लेकर उन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था औरत। ये 1940 में बनी थी। इसकी कहानी बिल्कुल वही कहानी थी जो मदर इंडिया की कहानी थी। और वो फिल्म जो है उस समय काफी पसंद की गई, काफी अच्छी फिल्म थी वो। और उसमें भी किसानों की ऋण समस्या, महाजनों की लूट, ये सब विषय जो मदर इंडिया में हम देखते हैं वो औरत में भी थे। आजादी से पहले एक और फिल्म बनी थी किसानों के जीवन पर, वो थी धरती के लाल। ये आजादी से एक साल पहले बनी थी, 1946 में, 1946 में। और इसे बनाया था इप्टा ने, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जो भारतीय जन नाट्य संघ के नाम से जाना जाता है। और प्रगतिशील लेखक संघ और जन नाट्य संघ जो है, ये दोनों आजादी से पहले संगठन थे प्रगतिशील लेखकों, कलाकारों के। तो इस फिल्म के, इस इप्टा के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी 1946 में। और ये बनाई गई थी बंगाल के दुर्भिक्ष पर, जो 42-43 में जबरदस्त अकाल पड़ा था और जिसके कारण बताते हैं 30 लाख से 50 लाख लोग तक मर गए थे। उसी की कहानी को लेकर धरती के लाल फिल्म बनाई गई थी 1946 में। और इस फिल्म का निर्माण जो है इप्टा ने किया था। इस फिल्म के निर्देशक जो थे वो ख्वाजा अहमद अब्बास थे। ख्वाजा अहमद अब्बास उस जमाने में बंबई में रहते थे, पत्रकारिता करते थे और फिल्मों की समीक्षाएं भी लिखते थे। उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में उनके साथ 3 सहायक और थे, जो तीनों ही काफी बाद में बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों के और थिएटर के लोग माने गए। एक थे शंभू मित्रा, जो बंगाल के बहुत बड़े कहना चाहिए कि रंगमंच के रंगकर्मी थे, अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, और जिन्होंने हिंदी में जागते रहो फिल्म का निर्देशन किया था। तो शंभू मित्रा इसमें सहायक निर्देशक थे और इस फिल्म में काम भी किया था। दूसरे थे बलराज साहनी। बलराज साहनी ने भी इस फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था और धरती के लाभ में
उन वो धरती के लाल के एक प्रमुख अभिनेता भी थे। निरंजन नाम का जो चरित्र था वो एक किसान होता है। उन किसान के बेटे दो होते हैं, एक निरंजन एक रामू। तो निरंजन की भूमिका बलराज साहनी ने निभाई थी। बलराज साहनी की पत्नी दमयंती साहनी ने भी उस फिल्म में विनोदनी का चरित्र निभाया था। विनोदनी निरंजन की पत्नी होती है। दमयंती साहनी जो है वो बलराज साहनी की पहली पत्नी का नाम है। 1946 के आसपास, संभवतः 1946-47 में कभी उनका देहांत हो गया था। लेकिन वो एक बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री थी और उस समय उन्होंने कई रंगमंच में, मतलब नाटकों में भाग लिया था और फिल्मों में भी काम किया था। तो दमयंती थी। और उसके अलावा के.एन. सिंह, डेविड, समुमित्रा कुत्ते, तृप्ति भादुड़ी जो बंगाल की बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिल्म की जो कहानी थी धरती के लाल की, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, धरती के लाल यानी किसानों का। वो किसानों के बारे में एक गांव है। उस गांव के अंदर किसान जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। कुछ साल से बरसात तो बहुत अच्छी नहीं हुई है और उनके सामने ये समस्या है। वो ये इंतजार कर रहे हैं कि अ, बरसात हो और वो अपनी फसल वगैरह अच्छी से निभा सके। बरसात होती है, खेती भी होती है, लेकिन उनको जो है जो महाजन है उनको सस्ते दामों में देना पड़ता है। धरती के लाल की खासियत यह है कि धरती के लाल में जो कहानी बनाई गई है वो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के सामने जो समस्या है वही समस्या धरती के लाल के किसानों के सामने भी कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के। क्या है कि धरती के लाल में जो महाजन है, जो किसानों का धान अनाज खरीदने वाले हैं, वे उसे कहते हैं कि तुम जो है हमें अनाज बेचो। और उन्हें मजबूर किया जाता है क्योंकि उस समय तो सरकारी खरीद जैसी कोई चीज थी नहीं। तो उन्हें मजबूर होकर उनको बेचना पड़ता है और उन्हें ये कहा जाता है कि बाद में तुम्हें हम जो पैसा दे रहे हैं वो तो ज्यादा है, बाद में जो है तुम्हारी पैदावार का पैसा जो है कम हो जाएगा। जब तुम वापस खरीदोगे अपने काम के लिए तो तुम्हें सस्ते दामों पर मिलेगा। जाहिर है कि वो झांसापट्टी होती है, किसानों को सस्ता कुछ नहीं मिलता है। उन्हें सस्ते में बेचना पड़ता है और सस्ते में बेचने के कारण उन पर जो ऋण होता है वो भी वो उसे चुका नहीं पाते। बाद में बाढ़ आ जाती है गांव में, उस बाढ़ से भी उन्हें नुकसान होता है। और जब किसान, गांव के किसान जो है बहुत संकट में पड़ जाते हैं तो वो फिर उनमें से कुछ जो है वो कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता जो उस जमाने में बंगाल का सबसे बड़ा शहर था। वहां जाते हैं, वहां मजदूरी करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें काम नहीं मिलता। अनाजों के भंडार व्यापारियों के पास में है। अनाज की कोई कमी नहीं। ये सब जानते हैं कि 1942-43 में जो अकाल पड़ा था वो वास्तव में एक बनावटी अकाल था। अनाज था लोगों के पास में, लेकिन वो अनाज महंगे दामों पर बेचते थे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के कारण। और इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोगों को मरना पड़ा। उनको जो है वो सस्ते दामों में मजदूरी करनी पड़ी, औरतों को अपनी इज्जत जो है गंवानी पड़ी और कईयों ने आत्महत्या तक कर ली। तो इस तरह से वो है। और उस फ़िल्म में एक हल भी बताया गया है कि इस समस्या का हल क्या है। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर किसान बजाय दूसरों के सामने हाथ फैलाने के खुद संगठित होकर सामूहिक खेती करे, जैसा कि उस जमाने में सोवियत संघ में होता था, कि सामूहिक खेती करे और सब मिलकर पूरी ताकत के साथ अपनी चीज जो है बाजार में बेचे, तो उसके सही दाम भी मिल सकते हैं और उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि धरती के लाल उस जमाने के अंदर 47 से पहले बनने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों की समस्या पर, किसानों के जीवन पर फिल्म थी। ये उस जमाने के जो विजन भट्टाचार्य करके बंगाल के बहुत बड़े लेखक थे, उनके 2 नाटक थे। उन 2 नाटकों पर और कृष्ण चंद्र के एक उपन्यास को मिलाकर, उनकी कथाओं को मिलाकर इसकी ये फिल्म बनी थी। इसकी पटकथा ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म काफी लोकप्रिय हुई, चली भी। उसमें कई लोगों ने गीत लिखे थे, जिसमें हिंदी के नेमीचंद जैन जो बाद में नाटकों से जुड़े और कवि थे, पहले तार सप्तक के, उन्होंने भी एक गीत लिखा था। वामिक जौनपुरी ने लिखा था, सरदार जाफरी ने गीत लिखा था और प्रेम दमन ने भी गीत लिखा था, जो बाद में बहुत बड़े गीतकार फिल्मों में रहे। तो एक तरह से आप देखेंगे कि 1947 तक बहुत अधिक फिल्में तो नहीं बनी, लेकिन किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण फिल्में बनी, जिनकी फिल्मों का जिक्र मैंने आपको किया। 47 के बाद में फिर फिल्में बनती है। उसमें सबसे पहली फिल्म जो है वो है 1953 में, यानी कि आजादी के लगभग 6 साल बाद में बिमल रॉय ने बनाई थी 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन जो है वो भी एक तरह से वो उस समस्या पर है जो आज भी मौजूद है। वो है कि उद्योगीकरण के कारण किसानों से जमीन लेना, और इस ये जो है जैसे शेड्स वगैरह जो है स्पेशल जो जोन बनाया जाता है शहरी विकास के लिए या औद्योगिक विकास के लिए, तो किसानों की जमीन ली जाती है। शहरों का विस्तार होता है तो किसानों से जमीन ली जाती है। तो 1953 में बनी हुई 2 बीघा जमीन, जो इसके निर्देशक थे बिमल रॉय, इसमें भी बलराज साहनी ने काम किया था। कई जने ये समझते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि बलराज साहनी ने पहली बार किसान की भूमिका 2 बीघा जमीन में निभाई थी। वो सही नहीं है। 1946 में वो किसान की भूमिका निभा चुके थे। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी में एमए थे, लेकिन और बीबीसी में नौकरी करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो किसान की भूमिका निभा चुके थे। वो इप्टा के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। इस फिल्म में 1953 में उन्होंने रिक्शा वाला का रोल किया था। वास्तव में वो रिक्शा वाला एक किसान होता है, जिसकी जमीन गांव में जमींदार के पास में रहन रखी हुई है, क्योंकि उसने 50 रुपए ऋण लिया था, उधार लिया था, और वो 50 रुपए वो चुका नहीं पाया, और नहीं चुकाने के कारण जो है जमींदार उस पर ये दबाव डालता है कि तुम अगर पैसे नहीं चुकाओगे तो हम तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। वो 50 रुपए बढ़कर करीबन 250 रुपए हो गए, 235 रुपए या कुछ इतनी रकम हो जाती है। तो वो रुपए चुकाने के लिए उससे कहा जाता है, जाहिर है कि वो रुपए चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो वो उन्हें ये कहता है जमींदार को, आप मुझे कुछ समय का की मोहलत दीजिए, मैं मजदूरी वगैरह करके किसी भी तरह ये कर चुका दूंगा, लेकिन मैं अपनी 2 बीघा जमीन जो है वो नहीं दूंगा। जो कारखाना बन रहा है उस कारखाने के लिए वो 2 बीघा जमीन बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी जमीन जो है पूंजीपति ने, उद्योगपति ने ले लिए, और ये जो भूस्वामी है, जमींदार है, ये उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो शंभू महतो, बलराज साहनी ने जिसकी भूमिका निभाई है, वो शंभू महतो कलकत्ता आ जाता है, बेटा भी साथ में है उसका, और वहां आके वो रिक्शा चलाता है। ये रिक्शा वाला नाम की कहानी पर आधारित फिल्म है। रिक्शा वाला कहानी जो है, इस फिल्म के जो संगीतकार थे सलील चौधरी, उनकी कहानी है। उन्होंने बंगला में ये कहानी लिखी थी और इसी पर ये फिल्म बनाई गई। तो वो कलकत्ता आते हैं, रिक्शा चलाता है, रोजाना पेट काट कर वो पैसा जोड़ता है। उसका बेटा जो है वो बूट पॉलिश करता है। ये वो ही अभिनेता है रतन कुमार, जिसने
बाद में बूट पॉलिश फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला रोल किया था। तो बूट पॉलिश भी करते हैं और पैसा जोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ज्यादा पैसे, एक बार वो रिक्शा चला रहा होता है और ये आपने 2 बीघा जमीन देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एक युवक आके बैठता है उसके रिक्शे में और एक और रिक्शे में दूसरी युवती बैठी होती है और दोनों एक तरह से कौन आगे जाए इसकी रेस सी होती है और उसे लालच दिया जाता है कि तुम्हें जो है ज्यादा पैसा दूंगा, 2 आना दूंगा, 4 आना दूंगा, 8 आना दूंगा, 2 रुपया दूंगा, 4 रुपया, और वो अपनी हिम्मत से ज्यादा तेजी से चलाने की कोशिश करता है और अंततः उसका एक पहिया निकल जाता है और वो घायल होकर पड़ जाता है। 15 दिन उसे जो है बिस्तर पकड़ना पड़ता है, पैसा जुट नहीं पाता, जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाया होता है वो बीमारी में चला जाता है। और जब वो वापस गांव लौटता है तो उसके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, मोहलत भी जा चुकी होती है, जो समय दिया था जमींदार ने वो भी जा चुका होता है और उसकी 2 बीघा जमीन जो है वो छीन ली जाती है और वहां पर भी ग्रेट जनता मिल का बोर्ड लगा होता है, यानी कि वो, तो एक तरह से ये पहली फिल्म है जो उद्योगीकरण के कारण किसानों की तबाही को कहानी का विषय बना। और इस दृष्टि से हालांकि फिल्म निराशाजनक है, इसमें कोई मतलब प्रोटेस्ट, सामूहिक प्रोटेस्ट नहीं है किसानों का, जो थोड़ा बहुत हमें धरती के लाल में दिखाई देता है या बाद में मदर इंडिया में भी दिखाई देता है, लेकिन उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन जो यथार्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस समय उद्योगीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी, देश आजाद हुआ है, नेहरू प्रधानमंत्री है, नेहरू जी चाहते थे कि देश का उद्योगीकरण हो और उस उद्योगीकरण के लिए जाहिर है कि उद्योगीकरण होगा तो किसानों से जमीन भी ली जाएगी, लेकिन किसानों से जमीन लेने के कारण किसानों की तबाही हो, ये दरअसल ये एक बड़ा सवाल था कि किसानों को कैसे उन तबाही से बचाया जाए। तो उस समस्या को बिमल रॉय ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें जो है बलराज साहनी ने नायक की भूमिका निभाई थी, उसके अलावा उनके पिता की भूमिका नाना पाटेकर ने निभाई थी, पत्नी की भूमिका निरूपा राय ने निभाई थी और काफी ये बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म मानी गई। इसके गीत शैलेंद्र ने लिखे थे, तो सभी गीत जो है बहुत ही अच्छे हैं। आजादी के बाद बनने वाली ये पहली महत्वपूर्ण फिल्म थी जिसमें किसानों की ऋण समस्या को और उद्योगीकरण की समस्या को हमारे सामने रखा गया। इस तरह से आप देखेंगे कि आजादी के बाद से ही किसान जो है शहरों में जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान दें तो आजादी के पहले से भी ये प्रक्रिया चल रही है। गोदान में हम देखते हैं कि गोबर जो है गांव से शहर आता है गोदान में, तो इसी तरह से यहाँ भी हम इसी बात को देखते हैं कि वो गांव से शहर आता है शंभू महतो। इसके बाद में 1957 में मदर इंडिया फिल्म आती है। अब मैया वरदान से तोरे संग। और मदर इंडिया फिल्म जो है कहना चाहिए कि किसानों का की समस्या का पॉजिटिव अंत दिखाया गया है। मतलब सूखी लाला करके जो लाला है, महाजन है, जो शोषण करता है, उस शोषण से मुक्ति होती है किसानों की एक तरह से। और इसमें एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, तो वो एक तरह से आशावाद की फिल्म है। वो उस तरह की निराशा की फिल्म नहीं है जिस तरह निराशा की फिल्म हम 2 बीघा जमीन में देखते हैं। यथार्थवादी यह भी है काफी हद तक। इसमें भी समस्या वही है कि जो सूखी लाला है वो लोगों की मतलब किसानों की अशिक्षा का फायदा उठाता है, उनके भोलेपन का फायदा उठाता है। जैसे शुरुआती इस फिल्म की शुरुआत का ही एक दृश्य है जिसमें जब वो धान बेचने के लिए मंडी में जाते हैं, राजकुमार इसमें के परिवार की कहानी इसमें है। तो और उसकी पत्नी है राधा जिसकी भूमिका नरगिस ने निभाई है।
तो वहां पर सूखी लाला, जिसकी भूमिका कन्हैयालाल ने निभाई है, वो वहां पर आता है अपना जो ऋण दे रखा है उसका ब्याज वसूल। जब ऋण लिया था, यानी कि जब फसल की शुरुआत की थी, उस समय जब लाला से ऋण लिया था, तब यह तय हुआ था कि ऋण के बदले में किसान जो है वो अपनी कुल उपज का 1/4 लाला को देगा और 3/4 खुद ले जाएगा। लेकिन जब वो वास्तव में लेने के लिए आता है, तो वो कहता है कि नहीं, ये तय हुआ था कि 3/4 जो है लाला लेगा, महाजन लेगा और 1/4 मिलेगा। उसकी माँ विरोध भी करती है, उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, यही तय हुआ था कि एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कि नहीं, देख लो, तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है। ये जो अंगूठा लगा हुआ है, जो किसान अशिक्षित है, उसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी करना जो है, वो इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देखेंगे कि ठीक यही चीज गोदान में भी है। गोदान में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन उसके बाद में बच्चे बड़े होते हैं, सरकार से मदद मिलती है और एक तरह से गांव में नहर भी आती है। जो जमीन तो उनकी चली जाती है, पति छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसके हाथ टूट जाते हैं। आपने मदर इंडिया तो देखी होगी, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि लगभग सभी उस फिल्म को देख चुके हैं। एक तरह से इस फिल्म के माध्यम से जो संदेश दिया गया है वो यह है कि अगर किसान जो है अपने मेहनत करता रहे और सरकार की तरफ से भी उनके उत्थान के लिए काम हो, जैसे गांव में नहर का आना एक तरह से वही उत्थान का काम है, तो निश्चित रूप से किसानों की जो दुर्दशा है वो समा। और जो पहले महाजन उनसे उनका शोषण करते थे, वो महाजन अब शोषण नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि इसमें बदलाव हुआ आजादी के बाद में। महाजन तो से तो कर्ज नहीं लेते, अब बैंकों से ऋण मिलता है, लेकिन बैंक भी महाजनों से कम नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और किसानों की बहुत बड़ी संख्या में उनका जो है सुसाइड करना, जो है आत्महत्या करना, वो इसी वजह से होता है। किसानों के बारे में, किसानों पर फिल्में लगातार बनती रही है और भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। जैसे गांव जो है उसको ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ उनकी समस्या किसानी ही नहीं है या ऋण ही नहीं है, बाढ़ आ जाती है। जैसे इस फिल्म धरती के लाल में बाढ़ आती है, इसी तरह से मदर इंडिया में भी बाढ़ आती है और अ, जो फसल है या वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दुर्भिक्ष पड़ता है, जैसे धरती के लाल में दुर्भिक्ष की का जो है वो पीपली लाइव जो फिल्म बनी थी उसमें भी दुर्भिक्ष की चर्चा है, ऋण की चर्चा वहां भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगातार जब किसानों को लेकर फिल्में बनती है, तो इन सब सवालों को, ऋण की समस्या को, किसान की ऋण के कारण उनकी तबाही की समस्या, उनसे जमीन छीना जाना, यह एक बहुत ही जो है ऐसा विषय है जो फिल्मों में जब भी किसानों पर बना है। तो दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है गांव से शहर की ओर पलायन। गांव से शहर की ओर पलायन जो है वो भी हम देखते हैं कि धरती के लाल से लेकर पीपली लाइव तक जो फिल्में बनी हैं, जिसमें 2 बीघा जमीन है, जागते रहो का जो किसान है, राज कपूर की फिल्में जैसे शंभू मित्र ने निर्देशित किया है, उसमें भी वो जो शहर में आया हुआ किसान है, वो किसान है, राज कपूर ने जो इसकी भूमिका निभाई है। और वो एक सिर्फ उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो एक भवन में घुस जाता है और उसे चोर समझा जाता है, वो भागता रहता है। और उस भागने में वो जो अलग अलग घरों में लोगों के जो कारनामे देखता है वो बहुत ही भयानक है। उससे एक तरह से शहर की असलियत मालूम हो जाती है। आजादी के बाद का हिंदुस्तान एक तरह से छोटे रूप में उसके सामने उजागर हो जाता है।
इस तरह से शहर आकर भी किसानों के जीवन में कोई सुख शांति नहीं आती, उनका जीवन कोई बदलता नहीं है, उनको वैसी ही जो है तबाही से गुजरना पड़ता है। ये हम अभी देख चुके हैं पेंडेमिक के समय में, महामारी के समय, जब शहरों में काम करने वाले जो गांवों से आए हुए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में पैदल सैकड़ों हजारों मील पैदल जाना पड़ा अपने गांव, क्योंकि यहाँ पर उनका पास में रोजगार नहीं रहा, यहाँ पर उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहा। सरकार ने भी जो करना चाहिए वो करने के बजाय उसका ढोंग ज्यादा किया, और इसके कारण बम्बई से, दिल्ली से और दूसरी जगहों से बहुत बड़ी संख्या में किसानों को एक तरह से उल्टा पलायन करना पड़ा है। गांव से पलायन होता है, लेकिन अभी जो पलायन हुआ वापस गांव की तरफ उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि शहर में उनके लिए कोई मदद नहीं थी। तो इसी तरह से क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है, उस नई टेक्नोलॉजी के कारण भी किसानों को जीवन पर असर पड़ता है। नया दौर फिल्म बनी थी 1957 में, जब मदर इंडिया बनी थी, उस समय एक फिल्म बनी नया दौर, दिलीप कुमार उसमें थे, और उस फिल्म में ये बताया गया कि किस तरह से गांव के अंदर स्टेशन से गांव जाने के लिए पहले लोग टांगे से जाते थे, लेकिन वहां एक सेठ जी बस चला देते हैं। अब बस में किराया भी कम लगता है और जल्दी भी पहुंचते हैं, तो जाहिर है कि टांगे वाले सब बर्बाद हो गए। ठीक है, और इसी विषय को लेकर ये फिल्म बनाई गई। गांधी जी जो कहते थे कि अंधाधुंध जो मशीनीकरण है वो बहुत भयानक है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर देता है। उनको जो है, जो परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं, उन परंपरागत रूप से करने वाले कामों से उनको बाहर कर दिया जाता है। वो काम क्योंकि रहते नहीं है उनके, जाहिर है कि मशीनों के सामने तो उस तरह का काम उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब मतलब अगर स्टेशन से आप 1 घंटे में टांगे में बैठकर गांव पहुंचते हैं और 10 मिनट में पहुंच जाते हैं बस से, तो जाहिर है कि लोग बस से जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे विषयों पर भी फिल्में बनी, जो कि ये बताती थी कि औद्योगिकरण, मशीनीकरण से किसानों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। और गांव का मतलब केवल किसान नहीं होता है, पूरी एक सामाजिक व्यवस्था होती है। वहां पर गांव में किसान के अलावा मजदूर भी होते हैं, खेत मजदूर होते हैं, और तरह के काम करने वाले लोग भी होते हैं, और उनके जीवन पर भी अगर गांव खुशहाल है तो बाकी लोग भी खुशहाल होते हैं, अगर गांव खुशहाल नहीं है तो बाकी लोगों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। गांव के ऊपर यानी किसानों के जीवन पर जो फिल्में बनी है, उस फिल्मों में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो है वहां की सामाजिक व्यवस्था का। आप जानते हैं कि गांव जो है सिर्फ अ, एक तरह से कहना चाहिए कि खेती या किसानी ही नहीं है। गांव का मतलब है कि वे लोग जो खेती और किसानी का काम करते हैं, उनके बीच में 2 तरह के संबंध भी होते हैं। एक तो संबंध है कि वर्गीय संबंध, यानी कि गांव में बड़ा किसान है, छोटा किसान है, भूस्वामी है, खेत मजदूर हैं, यानी कि उनके वर्गीय संबंध। और दूसरा यह है कि भारत जैसे देश में जाति का संबंध जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जाति का सवाल जो है गांव के संदर्भ में बराबर आता है। और आप देखेंगे कि इसे सबसे पहले 1936 में अछूत कन्या फिल्म बनी थी। उस अछूत कन्या बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी, जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी ने भूमिका निभाई थी। उसमें किस तरह से एक ब्राह्मण लड़का और एक अछूत लड़की के बीच में प्रेम होता है, और वो प्रेम कामयाब नहीं होता है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही बनाई गई फिल्म है। तो इस तरह से देखेंगे तो उसके बाद में आप लगातार देखेंगे कि एक तरह की असामाजिक व्यवस्था जो है गांव के अंदर है। जो मुझे जीने दो फिल्म बनी या गंगा जमुना फिल्म बनी, जो डाकुओं के जीवन पर थी, वो डाकू भी वास्तव में पहले किसान, जो किसी तरह के शोषण के शिकार होकर
उन्होंने बंदूकें उठा ली। जैसे मदर इंडिया के अंदर जो राधा का, नरगिस का बेटा होता है सुनील दत्त, दूसरा बिरजू है, वो भी बंदूक उठा लेता है, क्योंकि उसका मानना है कि सूखे लाला ने मेरी माँ को और मेरे परिवार को बहुत ही परेशान किया और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मुझे जुनी 2 फ़िल्में जो जिसमें सुनील दत्त ने भूमिका निभाई थी, वो भी किसान जीवन, किसान से ही बना हुआ डाकू है। तो गंगा जमुना में भी वो किसान से बना हुआ डाकू है, दिलीप कुमार ने जिसकी भूमिका निभाई थी। तो आप देखेंगे कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था किस तरह की पेचीदगियाँ पैदा करती है, किस तरह का उत्पीड़न और शोषण पैदा करती है, उस पर 1994 में बैंडिट क्वीन फ़िल्म बनाई थी शेखर कपूर ने। वो बैंडिट क्वीन की जो फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी, वो भी एक ग्रामीण स्त्री की कहानी और उसे बंदूक हाथ में इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि उच्च जाति के लोगों ने उसका अपमान किया, उसे नंगा गाँव में घुमाया गया, ठीक है? उसकी जब शादी हुई, वो 11 साल की उम्र में जिससे शादी हुई वो उससे दुगने-तिगने उम्र का था। तो आप देखेंगे कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था को लेकर लगातार ग्रामीण गाँव की सामाजिक व्यवस्था जिसमें वर्ण व्यवस्था भी है और वर्गीय भेद भी है, उस पर लगातार फ़िल्में बनी हैं। अंकुर फ़िल्म जो थी, उसमें जमींदार है, वो एक दलित स्त्री का शोषण करता है। शबाना आज़मी ने जिसकी भूमिका निभाई, या इसी तरह से निशांत फ़िल्म जो है श्याम बेनेगल की, उसके अंदर जो अ, गाँव के अंदर मास्टर साहब हैं, उनकी पत्नी को भूस्वामी जमींदार लोग उठा के ले जाते हैं। मंथन के अंदर जो दूध बेचने वाले किसान हैं, वो कोऑपरेटिव बनाते हैं। उस कोऑपरेटिव को बनाने में कई तरह के अवरोध पैदा किए जाते हैं। वे लोग जो दूध का बड़ा व्यापार करते हैं, लेकिन मिल-जुल कर एक सहकारी संस्था बनाते हैं और उस सहकारी संस्था के माध्यम से वो अपना दूध बेचते हैं। वहाँ पर कम कीमत और ज़्यादा कीमत का भी सवाल है। ये किसानों को उनके दूध का उचित दाम नहीं मिलता, लेकिन वो संघर्ष करके उसे अ, अपना कोऑपरेटिव बनाकर उसको सामने लाते हैं। आक्रोश फ़िल्म है, जहाँ पर एक आदिवासी की स्त्री को उन गाँव के जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह उनके साथ बलात्कार करते हैं उस आदिवासी स्त्री के साथ, उस पर फ़िल्म है। तो इस तरह से बहुत सारी जो एकदम नई फ़िल्म आर्टिकल 15 है, वो भी गाँव की इसी वर्ण व्यवस्था आधारित जो समाज है, जो दलितों का शोषण करता है, उनका उत्पीड़न करता है और पूरा सिस्टम जो है उन उत्पीड़न करने वालों के बचाव में लगा रहता है, उसको कई फ़िल्मों के अंदर आक्रोश से लेकर हम दामूल में देख सकते हैं, हम उसे जो है पार में देख सकते हैं। पार का किसान जो है उसे भी भागकर कलकत्ता आना पड़ता है। उसका एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य होता है कि किस तरह से वो पति-पत्नी कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें भेड़ें नदी में से निकालनी होती है। अगर आपने पार फ़िल्म देखी हो, तो वो अद्भुत दृश्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था एक असामाजिक व्यवस्था जो गाँवों में है, जिसमें बेगार प्रथा भी है। सदगति फ़िल्म जो प्रेमचंद की इसी नाम से सत्यजीत राय ने फ़िल्म बनाई थी, वो उसमें वो बेगार प्रथा है, क्योंकि जब वो अ, ब्राह्मण के पास, पंडित के पास जाता है किसान, दलित किसान अपनी बेटी के लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए, तो उसे लकड़ी फाड़ने के काम में लगा दिया जाता है। वो बीमार होता है, लकड़ी फाड़ते-फाड़ते ही वहीं वो गिर कर मर जाता है। ये जो बेगार अ, कराने की जो चलन है, वो उसी का नतीजा है और ये बेगार कई फ़िल्मों में, अंकुर में भी एक तरह से उस स्त्री का शोषण इसीलिए किया जाता है, क्योंकि उसका पति उसके यहाँ जमींदार के यहाँ बेगार कर रहा होता है। तो इस तरह से ये संक्षेप में मैं आपको कहूँ तो एक इतिहास इस रूप में बनता है।
इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। किसानों की ऋण समस्या का है, उनका लगान का है। जो लगान फ़िल्म के अंदर हम देखते हैं कि जो लगान ली जाती है, वो लगान चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो ओ वो लगान नहीं चुकाने के लिए उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, एक कहानी तो ज़ाहिर है कि यथार्थवादी नहीं है, लेकिन ख़ास बात ये है कि किसानों पर दुगना-तिगुना लगान किसानों से वसूल किया जाता था जमींदारों के द्वारा। ये प्रेमचंद के यहाँ पर ये उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में बहुत आता है। और इसी तरह से जो है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। पीपली लाइव जो फ़िल्म है, उस पीपली लाइव में वो जो नाथा नाम का किसान है, वो इस उम्मीद में आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि घरवालों को 1 लाख रुपया मिलेगा और इससे वो जो है अपनी जो भी उन पर ऋण है, जो भी बोझ है, उससे वो मुक्ति मिलेगी। ये और बात है कि वो आत्महत्या नहीं कर पाता है, उसे गुड़गाँव वो आ जाता है छुपकर और यहाँ पर फिर मज़दूरी करता है। तो लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये अ, एक फ़िल्म और बनी थी, उसकी बहुत चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन वो काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी और वो थी प्रोजेक्ट मराठवाड़ा। प्रोजेक्ट जिसमें ओम पुरी ने काम किया था। ये बिल्कुल सेच के लिए जो ज़मीन ले ली जाती है और उसके बाद में किसान आत्महत्या करते हैं। तो अपने बेटे की आत्महत्या करने के बाद में उसके न्याय के लिए ओमपुरी शहर आता है, दर-दर भटकता है, सरकारी ऑफ़िसों में जाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत सारी फ़िल्में जो है, वो इस ऋण समस्या पर, किसानों की जो है ऋण के कारण जो दुर्दशा होती है और वो जो आज़ादी के पहले से 1925 से लेकर अगर हम आज तक देखें, तो ये ऋण समस्या लगातार आती है। ज़ाहिर है कि यथार्थ का हिस्सा है, तो फ़िल्में भी उस यथार्थ को किसी न किसी रूप में लगातार पेश करती रही है और इस चीज़ को जो है दूसरा अगर देखें तो उद्योगीकरण, ये उद्योगीकरण जो है, वो भी अ, इसका ये मतलब नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है कि उद्योगीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन औद्योगीकरण के कारण किसानों को जो कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी तबाही से, अपनी ज़मीन उसको उनको खोनी पड़ती है, वो निश्चित रूप से अ एक ऐसा विषय है जिसकी तरफ साहित्यकार भी जाते हैं और जिस पर फ़िल्मकार भी जाते हैं फ़िल्म बनाने के लिए। और उसके बाद में तीसरा है जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है काम की, उस सामाजिक व्यवस्था से किस तरह से उन्हें मुक्ति मिले। और वो सामाजिक व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है। उसमें वर्गीय भेद है, उसमें वर्ण का जातिगत भेद है और इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ती है। और इसकी कीमत सबसे ज़्यादा स्त्री को चुकानी पड़ती है। मदर इंडिया में सुखी लाला के यहाँ जब राधा जाती है, तो वो उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है या धरती के लाल फ़िल्म में जो छोटा भाई की पत्नी है, उसे अपने बच्चे का छोटे से बच्चे को दूध के लिए अपना शरीर बेचना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो समाज व्यवस्था है, ये समाज व्यवस्था कितनी भयानक है, भयावह है, उसे भी फ़िल्मकारों ने अपने फ़िल्मों के माध्यम से पेश किया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अ, ये जो फ़िल्में हमने अभी तक चर्चा की है, ये सामाजिक यथार्थ को यथार्थपरक ढंग से पेश करने वाली फ़िल्में हैं। लेकिन ऐसी फ़िल्में भी हैं और बहुत सारी हैं, जो बड़े कहना चाहिए कि सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। जैसे उपकार फ़िल्म, जिसका बहुत प्रसिद्ध गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है? तो सोना उगलने वाली ये धरती जो है, इसकी कीमत किसान को नहीं मिलती। लेकिन उस फ़िल्म को देखने से हमें ये नहीं लगता, वो फ़िल्म बनी है जय जवान जय किसान नारे पर। ये जो है वही किसान जो है बाद में सेना में भर्ती हो जाता है और जो भाई विदेश से पढ़कर आया हुआ है, बाहर से पढ़कर आया हुआ है,
वो किसानी से मुक्त होना चाहता है, अपनी जमीन हड़पना चाहता है। तो इस तरह से जो वास्तविक समस्या है, ये भी समस्या है, लेकिन जो वास्तविक समस्या है किसानों की, वो इस तरह की फिल्मों में नहीं है। या गाँव की पृष्ठभूमि बनाई हुई और बहुत सारी फिल्में हैं, जिसमें गाँव आता है, लेकिन वहाँ की कोई समस्या नहीं आती। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, में वो इंग्लैंड से वापस लौटकर गाँव आता है, वहाँ सुने जो पंजाब के हरे-भरे खेत दिखाई देते, लेकिन वहाँ गाँव की समस्या नहीं, ठीक है? तो इस तरह प्रदेश है जहाँ अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अपनी बेटे के लिए भारत में बेटी खोजने बहू खोजने के लिए आता है और गाँव जाता है और गाँव की लड़की को ब्याह कर ले जाता है। गीत गाता चल है, वो भी गाँव की है, उसमें जमींदार जो है वो बहुत भला मानस होता है। तो इस तरह की फ़िल्में भी बनी हैं जिसमें गाँव जो है उसकी एक सुनहरी तस्वीर, वहाँ जो संघर्ष है भूस्वामी और किसान के बीच में, बड़े किसान, छोटे किसान के बीच में, सरकार और गाँव के बीच में, किसान के बीच में, महाजन और किसान के बीच में, ये जो या ब्यूरोक्रेसी और किसान के बीच में, ये जो विभिन्न तरह के, विभिन्न स्तर के जो संघर्ष है, उन संघर्षों को प्रस्तुत करने वाली फ़िल्में भी बनी हैं। बीच में एक ऐसा समय ज़रूर आया था कहना चाहिए कि 1990 के बाद में जब काफ़ी समय तक फ़िल्में में किसान गायब हो गए थे। उसके बाद 2001 में जब लगान बनी और लगान काफ़ी लोकप्रिय हुई, तो उसके बाद में कई लोगों ने भी फ़िल्में बनाई। लेकिन ये ज़रूर है कि सिनेमा एक शहरी माध्यम है और शहरी माध्यम होने के कारण क्योंकि सिनेमाघर गाँवों में तो नहीं बनते, लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण गाँव में भी सिनेमा है और पहले भी लोग जो है गाँव के लोग भी जब शहर आते हैं तो सिनेमा देखते हैं। तो सिनेमा का एक्सपोज़र शुरू से ही सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि गाँव के लोग फ़िल्में नहीं देखते थे और फ़िल्में देखते थे, इसलिए किसान भी थे, किसानों का जीवन था। लेकिन जो किसानों के जीवन पर फ़िल्में 1950-60 के दशक में बनी, उस तरह की फ़िल्में बाद में नहीं बनी लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद में फिर समानांतर सिनेमा के दौर में कई सारी फ़िल्में बनी जिसकी चर्चा हमने की, अंकुर, मंथन, निशान और भी कई सारी फ़िल्में। और इसी तरह से 2000 के आस-पास बाद में फिर फ़िल्में बनी जो किसी न किसी रूप में ग्रामीण जीवन यथार्थ को हमारे सामने रखा। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि बड़ी-सी तस्वीर मैंने आपको संक्षेप में मतलब जो हिंदी सिनेमा का इतिहास है, उसमें किसानों की मौजूदगी मैंने आपके साथ जी, इसमें सर बहुत सारे सवाल मुझे पूछने थे और आपने उनके जवाब इसी में सारे दे दिए हैं। हाँ, वो काफ़ी लंबा हो गया। एक सवाल सर ये है कि जब हम हिंदी सिनेमा के गीतों को देखते हैं, हाँ, तो जो शुरुआती फ़िल्में हैं, उनमें गीत ऐसे हैं कि जो किसान के दर्द को बहुत गहराई से उतारते हैं। उनके उन गीतों में खुशहाली भी है, लेकिन बेबसी भी है। लेकिन जब इधर की कुछ फ़िल्में देखी किसानों पर, तो वो दर्द वहाँ पर नहीं नज़र आता। एक तरह से ये कहा जाए कि मतलब कहीं-कहीं पर ये लगता है कि ये मज़ाक ज़्यादा है उनका। आपकी क्या इस पर राय है या आप कैसे इसको देखेंगे? अभी जो किसानों पर गीत हैं फ़िल्मों के अंदर, ऐसा कोई गीत आपके ध्यान में है? जैसे सर जो शुरुआती जैसे जो गीत आते हैं कि हरियाली सावन ढोल बजाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, तो हाँ, वो गाँव और किसान की मतलब जो महक है वो सब कुछ वहाँ पर रहती है। हुँ। लेकिन जैसे पीपली लाइव में जो डायलॉग लिखे गए, जो कुछ पूरा उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट जिस तरीके से किया जाता है, तो लगता है कि ये किसान जीवन तो नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा। देखिए, आपकी बात सही है। सबसे पहले तो पुरानी फ़िल्मों में जो किसान जीवन से संबंधित गीत थे, चाहे जी, आप 2 बीघा ज़मीन में देखें, धरती के लाल में देखें
और मदर इंडिया में देखे हैं और उसके बाद की भी। उनमें दो तरह से किसान जीवन की महक हमें दिखाई देती है। एक तो किसान जीवन का यथार्थ है, वो भले पॉजिटिव रूप में रखा गया हो या नेगेटिव रूप में रखा गया हो, लेकिन वो काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी शब्दावली बहुत अच्छी है। उन गीतों के लिखने वाले शैलेंद्र, प्रेम धवन, साहिर, मजरू, ये लोग साहित्य से जुड़े हुए लोग थे और इसलिए उनके गीतों में आप देखेंगे काफी धरती का ये पुकार के ये जो बोल है, 2 बीघा जमीन के गाने का, या उसमें एक भजन है जो शहर में किसान बैठकर गीत गाते हैं, जिसका अभी मैंने एक शैलेंद्र पर लिखे अपने लेख में उल्लेख भी किया। तो वो तो निश्चित रूप से, और ये जो मदर इंडिया के अंदर शकील के जो गीत हैं, वो सभी गीत बहुत प्रभावशाली। तो इसका कारण यह है कि एक तो जो फिल्म बनाने वाले थे वो गंभीर थे, जो गीतकार थे वो लोग हमारे सामाजिक यथार्थ को, गांव से के यथार्थ को जानते थे। शैलेंद्र हो चाहे साहिर हो, ये लोग अनजान लोग नहीं थे, शहरी जीवन से भी परिचित थे लेकिन ग्रामीण जीवन से भी परिचित थे। दूसरे, उनकी विचारधारा जो है वो प्रगतिशील विचारधारा थी और प्रगतिशील विचारधारा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि जब वो गीत लिखें तो इस बात का ध्यान रखें। पीपली लाइव का उदाहरण मेरे मुझे इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लगता कि पीपली लाइव लाइव वास्तव में व्यंग्य फिल्म है, वो सैटायर है एक तरह से। वो अ, अ, 2 बीघा जमीन या मदर इंडिया की तरह की फिल्म नहीं है, उसमें व्यंग्य किया गया और व्यंग्य का निशाना किसान नहीं है, उसमें व्यंग्य का निशाना है वो अ, आधुनिक व्यवस्था, मीडिया, सरकार, चुनाव की राजनीति, उन पर व्यंग्य किया गया है, जो किस तरह से किसान को जो है गिनी पिग की तरह देखते हैं और इसलिए उसको वो इस तरह से आई है। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर करना चाहूंगा कि इधर जो फिल्में बनी हैं जिसमें ग्रामीण जीवन को किसी न किसी रूप में पेश किया गया है, वहां पर आम तौर पर बहुत अच्छे गीत नहीं लिखे गए हैं ग्रामीण जीवन से संबंधित। एक तो ये चलन ही कम हो गया है अब उस तरह के गीत लिखने का, जैसे सोलो गीत लिखे जाते थे, दुख भरे, दर्द भरे, या सामूहिक गीत लिखे जाते थे। अब उसकी जगह क्या है कि लोक गीतों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और वो भी पृष्ठभूमि में, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब जैसे मदर इंडिया में तो होली पर गीत गा रहे हैं वो, ठीक है, या फसल की बुआई के समय या काटने के समय 2 बीघा जमीन के अंदर किसान गा रहे हैं। अब किसान सचमुच हमेशा गाते हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक अवसर है अपनी बात कहने का। तो लेकिन अब जो फिल्में बन रही है, एक तो ग्रामीण जीवन पर उस तरह की फिल्में नहीं बन रही है और बन भी रही है तो उसमें लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है और लोक गीत भी जो जैसे पहले तो गीतकार खुद लोकगीत लिखा करते थे, ठीक है, और लेकिन अब लोकगीत वो क्या है कि लोक से ही उठा लेते हैं और उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है। और तीसरी बात यह है कि अ, वैसे गीतकार अब कम आ रहे हैं जिन्हें जीवन यथार्थ की बहुत गहरी समझ है। वैसे गीतकार बहुत कम है और इसलिए उस स्तर के गीत भी नहीं लिखे जा रहे। मुझे तो अभी पिछले 20 साल के अंदर मतलब अगर किसान जीवन से संबंधित कोई बेहतर गीत दिखा है तो लगान में ही दिखा है आखिरी। लगान के गीत निश्चित रूप से थोड़े बेहतर गीत है। किसे इन्होंने लिखा था, जावेद अख्तर। लेकिन जावेद अख्तर तो पुराने टाइप के ही है, या गुलजार लिखेंगे तो गुलजार भी पुरानी परंपरा के ही गीतकार मानेंगे, लेकिन नए जो गीतकार हैं वो उस तरह से लिखने वाले बहुत कम है, ये सही है। दूसरा क्या है कि एक चीज आप देखेंगे शुरू से हिंदी फिल्मों के साथ ये सीमा भी है और ये उसकी विशेषता भी है
ये हिंदी फिल्में एक क्षेत्र विशेष की फिल्में नहीं। हिंदी फिल्मकार जब फिल्म बनाता है तो वो ये ध्यान में रखकर नहीं बनाता कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में, भोजपुरी किसानों के बारे में या ब्रज के किसानों के बारे में या मैथिली किसानों के बारे में बता रहा है। जैसे कि बंगाली फिल्मकार जब फिल्म बनाता है तो उसके सामने बंगाल होता है। मराठी फिल्मकार फिल्म बनाता है तो महाराष्ट्र होता है। लेकिन जब हिंदी फिल्मकार फिल्म बनाता है तो वो हिंदी प्रदेश नहीं होता, अपवाद रूप में होता है। जैसे मदर इंडिया फिल्म जो है वो बनाने वाले थे महबूब, ठीक है, फिल्म उन्होंने हिंदी में बनाई, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो वो वास्तव में गुजरात की फिल्म है। उसमें जो कपड़े पहने हुए हैं किसानों के, वो गुजरात के किसान पहने, औरतें भी और आदमी, क्योंकि वो खुद गुजरात के थे और गांव के थे महबूब, इसलिए उनके पास अनुभव तो वही था। लेकिन फिल्म क्योंकि उन्हें हिंदी में बनानी थी तो उसकी भाषा जो है वो उन्होंने हिंदी ली, और उसमें जब ग्रामीण टच करना होता है तो वे ब्रज और अवधि के जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो चाहे मदर इंडिया हो और चाहे दूसरी फिल्म हो। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2 बीघा जमीन फिल्म किसने बनाई? फिल्म बनाई बंगाली ने, विमल रॉय बंगाली थे। कहानी किसकी थी? सलील चौधरी की, वो भी बंगाली थे, ठीक है। लेकिन जब फिल्म बनाई तो फिल्म हिंदी में बनाई। अब फिल्म हिंदी में बनाई तो किसान जा भी कहाँ रहा है, अब हमें नहीं मालूम है कि वो किसान कहाँ का है, लेकिन वो निश्चित रूप से हिंदी प्रदेश का है, बिहार का होगा या उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन वो जा रहा है कलकत्ता, ठीक है। अब कलकत्ता तो एक बंगाली शहर है, ठीक है, लेकिन फिल्म हिंदी है तो उसमें गीत जो वो गाते हैं वो हिंदी में गाते हैं, ठीक है, उसकी भाषा जो है वो हिंदी की है। तो ये वो वास्तव में हिंदी जो है किसी क्षेत्र विशेष की भाषा के रूप में फिल्मों में नहीं आती, बल्कि पूरे देश की भाषा के रूप में आती है, एक संपर्क भाषा के रूप में। और हिंदी की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हिंदी में आज भी, पहले तो था ही, आज भी ज्यादातर फिल्मकार जो है वो हिंदी प्रदेश के हैं। बड़े फिल्मकार जो हैं वो बंगाल के हैं, साउथ के हैं, पंजाब के हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां तक जो है हिंदी प्रदेश के नहीं है, बहुत कम है। और हिंदी प्रदेश के जो थे किसी जमाने में वो उर्दू भाषी ज्यादा थे, हिंदी भाषी बहुत, ठीक है। और हिंदी में जो कामयाब हुए फिल्मकार या गीत लिखने वाले या कहानी लिखने वाले, वो जो उर्दू पृष्ठभूमि से आए थे या जो अपनी भाषा को हिंदुस्तानी बना सकते थे, जैसे शैलेंद्र शैलेंद्र के गीतों की भाषा और साहिल के गीतों की भाषा में कोई फर्क नहीं। शैलेंद्र भी बिल्कुल उसी तरह के गीत लिखते हैं जैसे साहिल लिखते थे, जैसे मजरूर लिखते थे, और इन सबों की पाठशाला एक ही है, इप्टा, प्रगतिशील लेखक है। अब उस तरह का कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है जिसकी ताकत पीछे हो, ठीक है। और वो ताकत पीछे नहीं है तो जाहिर है कि कभी कभार कोई अच्छा लिखने वाला आ जाता है, लेकिन जैसे 1950-60 के दशक में बहुत सारे लोग अच्छे लिखने वाले थे, बहुत सारे लोग जो थे बेहतर फिल्में बनाने वाले थे, किसानों के जीवन को समझने वाले थे, वो चीज अब कम है। जी। सर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कई सारे आंदोलन हमको आज़ादी के बाद दौर में किसानों के चलाए गए हैं। सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, ये दूसरी बात है। क्या सिनेमा उन आंदोलनों को कभी अपने केंद्र में रखता है या उस तरह की कोई फ़िल्म बनी है जहाँ पर इस आंदोलन की कोई झलक हो? देखिए, कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक नहीं भी होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, फिल्म निशांत निशांत फिल्म जो थी वो आजादी के पहले के जो किसान आंदोलन हुए थे, सशस्त्र संघर्ष भी हुए थे, तेलंगाना और तेभागा आंदोलन, उनसे प्रेरित फिल्म, ठीक है। इसी तरह से ये जो फिल्म थी अ, धरती के लाल, ये धरती के लाल भी एक तरह से दुर्भिक्ष के खिलाफ जो
सांस्कृतिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन था, जिसके कारण बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानियां लिखी गई, नाटक खेले गए, वहां के किसानों के लिए बहुत काम किया गया, उससे प्रेरित थे। ठीक है। आजादी के 1-2 दशक तक तो उस तरह से किसानों के आंदोलन नहीं हुए, लेकिन किसानों को लेकर जो चिंताएं थी, वो चिंताएं जरूर फिल्मों के माध्यम से सामने आई, चाहे वो 2 बीघा जमीन हो या ये मदर इंडिया। लेकिन उसके बाद में जब किसान आंदोलन हुए उस तरह से, तो एक तो जैसे सेच के खिलाफ जगह-जगह किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन उस पर कोई फ़िल्म सीधे तौर पर नहीं बनी, और बनी तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं हुई, जैसे संगाई फ़िल्म एक बनी, या अ, ये जो है प्रोजेक्ट मराठवाड़ा मैंने बताया, ये थी। लेकिन उस तरह से आप देखेंगे तो जो किसानों के आंदोलनों से प्रेरित होकर फ़िल्में बनी हो, उस तरह से नहीं बनी। उन्होंने समस्याओं को तो उठाया, मतलब अगर किसानों की कोई समस्या है, तो वो तो उठाई, लेकिन आंदोलनों से प्रेरित होकर मुझे मेरे ध्यान में नहीं है कि हिंदी में उस तरह की कोई फ़िल्म, कम से कम अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। जो भी मेरे पास फ़िल्मों के सूची है, ये ज़रूर है कि जो जागरूकता, जैसे अब दलित उत्थान हुआ, दलितों का आंदोलन चला, तो उस दलित के आंदोलन का प्रभाव फ़िल्मों पर दिखाई देता है। ये आर्टिकल 15 हो या 2010 में बनी हुई आक्रोश हो या समर हो, ये फ़िल्में इसीलिए बन सकी क्योंकि अब दलितों का आंदोलन है। लेकिन दलितों का आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं, वो पूरे दलित समुदाय का आंदोलन है। तो उस दृष्टि से देखें, तो समस्या से प्रेरित होकर फ़िल्में तो बनी हैं, लेकिन आंदोलन से प्रेरित होकर फ़िल्में नहीं बनी हैं। और दूसरा, किसानों का एक लंबे समय बाद किसानों का आंदोलन अब हो रहा है। तो अब जो हो रहे हैं उन पर फ़िल्में तो अभी तत्काल तो कहना मुश्किल है, और अभी जिस तरह का पूरा व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस तरह की फ़िल्म को अ, बनने भी देगी या नहीं देगी, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से फ़िल्में तो बनेगी, ऐसा तो संभव नहीं है कि फ़िल्में ना बने। अ अ, इसी दौरान में कई फ़िल्में बनी भी है, जैसे आर्टिकल 15 का बनना जो है, वो इसी चीज़ को दिखाता है, या मुल्क जैसी फ़िल्म बनी, सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर फ़िल्में बनी। तो फ़िल्में तो बनती है। कई आंदोलन दक्षिण में तो हुए हैं, जैसे मुझे ध्यान है कि अ अ, मछली पकड़ने वाले जो हैं, उन्हें भी आप एक तरह से किसान ही कह सकते हैं। मछली पकड़ने वालों ने बहुत क्या है कि सरकारों ने मछली पकड़ने के लिए विदेशी कंपनियों को ठेके देने शुरू कर दिए थे, देशी-विदेशी कंपनियों को। तो जो छोटे मछली पकड़ने वाले थे, वो तो ज़ाहिर है कि वो उससे बर्बाद हो जाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है उस तरह से। तो उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन करके एक तरह से अपनी माँगें मनवाई, यानी कि सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो जो है ऐसा ना करे, ठीक है। लेकिन दक्षिण में तो मलयालम वगैरह में तो इस तरह की फ़िल्में बनी हैं, लेकिन हिंदी में तो ज़ाहिर है कि नहीं बनी। या इसी तरह से अगर हम उत्तर भारत में भी देखें, तो इन पर फ़िल्में बननी चाहिए कि अ, किसानों की ऋण समस्या पर, किसानों की ज़मीन लिए जाने, क्योंकि किसानों की ज़मीन तो यहाँ बहुत ली गई है। लेकिन यहाँ कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ उस तरह से जागरूक नहीं है, या वो ज़्यादातर अ, तुच्छ समस्याओं से जुड़ी हुई है। वो उन्हें विश्वास है कि हम धर्म और जाति के आधार पर वोट हासिल कर लेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन इस 3 किसानों के जो कानून हैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, और उसके केंद्र में न केवल पंजाब है बल्कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह।
सर काफ़ी समय हो गया है और अब घंटा हो गया है मेरे ख्याल। जी, जी। हाँ, तो कोई और सवाल हो? आपको सुन रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसको हम लोग यहीं सर विराम देंगे, फिर अगले राउंड में फिर हम लोग बात करेंगे और फिर हम कुछ फ़िल्मों का चुनाव करेंगे और उसके हिसाब से फिर अच्छा रहेगा। सर मैं किताबी दुनिया के दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस छोटे से मंच के लिए आपने अपना समय दिया। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।